हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता मिश्रा, अ सोलर एंटरप्रेन्योर एंड अ नेचर लवर। आज हम जानने वाले हैं सोलर पीवी टेक्नोलॉजी के कुछ बेसिक्स के बारे में। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी बेसिक्स। तो इसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे। हम जानेंगे सोलर सेल्स कैसे बनते हैं, क्या क्या लेयर्स होती हैं उसमें, टाइप्स ऑफ सोलर सेल्स कौन से हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम और नेट मीटरिंग सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम्स ये क्या होते हैं, और बैटरी लेस इन्वर्टर्स जो मार्केट में अभी चल रहे हैं वो क्या होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि सोलर सेल्स के कौन कौन से लेयर होते हैं, कैसे सोलर सेल बनता है। सोलर सेल्स के 6 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। जब इसको बनाया जाता है तो 6 मेन लेयर्स इसमें होती हैं। सबसे पहली लेयर होती है ऑब्वियसली सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल या सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। अब इसके अलावा होता है टफ एंड ग्लास जो कि 3 से 4 थिक होता है। काफ़ी टफ ग्लास होता है। इतना टफ होता है कि उसको मैकेनिकल टेस्टिंग से गुजरना होता है। लैब में इनकी टेस्टिंग होती है और अगर वो पास कर पाया तो ही इनको सर्टिफिकेशंस मिलते हैं ताकि ये मार्केट में उतर सके। तो उसके लिए टफ एंड ग्लास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ऊपर लगाया जाता है। इसके अलावा फ्रेमिंग करी जाती है, एल्यूमिनियम की फ्रेम करी जाती है। इसके अलावा इनकैप्सुलेंट ईवीए इथाइल विनाइल एसीटेट की ईवीए शीट लगाई जाती है। पॉलीमर रियर बैक शीट होती है, टेडलार शीट होती है। जंक्शन बॉक्स होता है जिसके अंदर केबल्स, डायोड एंड कनेक्टर्स फिटेड होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सोलर सेल है, इसके ऊपर ईवीए की इनकैप्सुलेंट लगाई जाती है। ईवीए शीट से इसको इनकैप्सूल किया जाता है। वो कुछ फ्लेक्सिबल रबर टाइप का मटेरियल होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। ये मजबूती प्रोवाइड करता है ताकि सोलर सेल टूटे नहीं। जैसे हम किसी चीज़ को पैक करते हैं तो सॉफ्ट थर्मोकॉल रख के उसके बाद उसको कार्टन में पैक करते हैं ना, इसी तरीके से ईवीए शीट का भी एक तरीके से यही पर्पज़ होता है यहाँ पर। और इसके बाद इसको ऊपर से ग्लास लगाया जाता है और नीचे टेडलार शीट लगाई जाती है जो कि पॉलीमर बैक शीट होता है। इसके ऊपर जंक्शन बॉक्स को माउंट कर दिया जाता है और फिर इसको एल्यूमिनियम फ्रेम में फ्रेम कर दिया जाता है सारी चीज़ों को इकट्ठे। तो एक तरीके से पूरा सोलर सेल या मॉड्यूल जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है, मजबूत हो जाता है, फिर वो टूटता नहीं है इतनी आसानी से। कौन कौन से टाइप्स होते हैं सोलर मॉड्यूल्स के या सेल्स के देख लेते हैं। मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन एंड थिन फिल्म। तो ये इस तरीके के दिखते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म। इसमें मोनो में आप देख सकते हैं, पहले हम आगे बात कर लेते हैं मोनोक्रिस्टलाइन सेल्स के बारे में और डिटेल में। यहाँ पर ये पॉली, मोनो और थिन फिल्म में अगर हम कंपेयर करें तो मोनोक्रिस्टलाइन सेल्स जो है वो मोस्ट एफिशिएंट होते हैं। ये सिंगल सेल क्रिस्टल सिलिकॉन से बने होते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन होता है ये। और इनको बार्स के फॉर्म में प्योर सिलिकॉन को गर्म करके एक बार के फॉर्म में इसको शेप दिया जाता है। और उसके बाद जैसे ब्रेड के स्लाइस को हम काटते हैं अलग अलग, वैसे ही उस बार को, सिलेंड्रिकल बार को सर्कुलर वेफर्स में काट दिया जाता है। तो इस तरीके के हमको मोनोक्रिस्टलाइन सेल्स पहले तो राउंड सर्कुलर मिलते हैं, उसके बाद उसको किनारे से काट दिया जाता है, रेक्टेंगुलर शेप देने की कोशिश की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इमेजिन करिए कि अगर यहाँ पर सर्कुलर सेल्स लगे होते तो ये जो बीच का गैप होता वो काफ़ी ज़्यादा होता, तो स्पेस किलिंग बहुत ज़्यादा होती। और एफिशिएंसी जब हम बढ़ाने की बात करते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कम जगह में आप ज़्यादा प्रोडक्शन करें तो आपका सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट माना जाएगा। तो इसके अलावा इन जो सेल्स होते हैं मोनो सेल्स, इनकी जो अपीयरेंस होती है वो ब्लैकिश होती है। इनकी एफिशिएंसी प्रैक्टिकली 18 से 20% तक जाती है। और ये अदर टाइप जैसे कि थिन फिल्म, ऑर्गेनिक सेल्स और पॉली क्रिस्टलाइन से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और इसी वजह से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। इसका मतलब अगर रैंडमली मान लें एग्जांपल के लिए कि 2 मीटर बाई 1 मीटर का एक पॉलीक्रिस्टलाइन सेल है और वहीं पर एक मोनोक्रिस्टलाइन भी सेम साइज़ का है, तो मोनोक्रिस्टलाइन वाला उतनी ही जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। तो मार्केट में आपको मॉड्यूल साइज सेम मिलेंगे बट मोनोपॉली में डिफरेंस आप देखेंगे कि मोनो में 10, 15, 20 वॉट की ज़्यादा वॉटेज दी होती है पैनल के पीछे, क्योंकि कम जगह में मोनो जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा होता है। तो ये हो गई एफिशिएंसी की बात। मोनोक्रिस्टलाइन जो है ऐसे एरिया में इंस्टॉल किए जाते हैं जहाँ पर जगह की कमी है। तो आप मोनो जो है ज़्यादा एफिशिएंट है, कम जगह में ज़्यादा पावर दे रहा है, तो आप मोनो वहाँ लगा सकते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन जो है ये बेस्ट वैल्यू सेल्स मानी जाती हैं। इनको मल्टी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन भी कहा जाता है या सेल्स भी कहा जाता है। ये स्पेशली रॉ सिलिकॉन को प्लेट्स में ढाल कर बनाया जाता है
और सिलिकॉन जो है ये प्योर नहीं होता है क्योंकि ये मल्टीक्रिस्टलाइन होता है और इनकी जो अपीयरेंस होती है वो ब्लूइश होती है यहाँ पर, और ब्लूइश भी होती है तो अलग अलग ब्लू कलर दिखेगा, अलग अलग शेड्स दिखते हैं, एक यूनिफॉर्म कलर नहीं दिखता है पॉली में। तो उसकी शेड्स यहाँ डार्क ब्लू हो गया, यहाँ लाइट ब्लू हो गया, इस तरीके के शेड्स दिखते हैं। इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो 15 से 17% तक प्रैक्टिकली जाती है, और इनकी एफिशिएंसी जो है लो होती है, इसलिए इनको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है इन कंपैरिजन टू मोनोक्रिस्टलाइन सेल्स। थिन फिल्म की भी बात कर लेते हैं। थिन फिल्म जो है ये सेकंड जनरेशन सोलर सेल्स कहलाता है। थिन फिल्म सोलर सेल्स बहुत सारे मटेरियल्स जो कि फोटो सेंसिटिव उनका नेचर होता है उनसे बनाए जा सकते हैं, जैसे कि अमॉर्फस सिलिकॉन जिसकी कोई क्रिस्टल लैटिस नहीं होती है, गैलियम आर्सेनाइड से भी बनता है, CIGS से बनता है, CDTE से बनता है। तो थिन फिल्म सेल्स ऑर्गेनिक जो सेल्स हैं वो भी थिन फिल्म उनकी भी बनाकर और वैसे भी बना जाता है। खैर ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट थोड़ा दूसरा है। तो थिन फिल्म सेल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसमें ये होता है कि 8 से 10% इसकी एफिशिएंसी रह जाती है, जो कि बहुत कम है। प्लस थिन फिल्म का मतलब हुआ कि एक थिन लेयर आप क्रिएट कर रहे हैं, उससे आप सोलर सेल बना रहे हैं। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाता है क्योंकि वो बहुत पतली चीज़ है, पतली चीज़ को हम मोड़ सकते हैं, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और इसमें कोई भी एडेसिव लगा के आप रूफ पे या बिल्डिंग पे या किसी भी एब्सर्ड सरफेस पे भी इसको स्टिक करके और उस पर धूप पड़नी चाहिए बस और जनरेशन करा सकते हैं। इतना यूज़ इसका नहीं है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा कम है इन कंपैरिजन टू पॉली और मोनो, तो इसलिए यूज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं है बट नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। और जो टेक्नोलॉजीज़ जो इमर्जिंग है जैसे कि मोनोपर्क है, इस टाइम मार्केट में चलन में भी है। पैसिवेटेड एमिटर रेयर कॉन्टैक्ट सेल्स जो हैं मोनो सेल्स, इनकी एफिशिएंसी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि इसकी कैसे वर्किंग होती है, क्या डिफरेंस होता है, क्या टेक्नोलॉजी होती है। ऐसे ही बाईफेशियल सोलर टाइल्स या पैनल्स, सॉरी टाइल्स नहीं पैनल्स यूज़ होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी ग्लास है, इसी तरीके से नीचे भी टेडलार शीट नहीं लगेगी जो कि ओपैक होता है, इसके नीचे भी ग्लास शीट ही लगेगी ताकि जो नीचे से भी डिफ्यूज रेडिएशंस इसको थोड़ी बहुत लाइट रिसीव हो रही है उसको भी वो एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, तो इसकी एफिशिएंसी जो है थोड़ा सा बढ़ जाती है। इस तरीके के कॉन्सेंट्रेटेड PV सेल्स पे भी रिसर्च चलता रहता है कि मिरर्स लगा दिए और एक जगह पे सारी लाइट को फोकस कर दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेडिएशन मॉड्यूल से पड़ेगी तो ज़्यादा जनरेशन होगा। इस तरीके के सोलर टाइल्स भी रिसर्च में चलते रहते हैं और दूसरी कंट्रीज़ में थोड़ी ट्रेंड में है। और ट्रांसपेरेंट सोलर सेल्स हैं, इसके बारे में भी हम वर्किंग में बाद में आगे डिटेल में बात करेंगे कैसे काम करता है। तो कई चीज़ें जो है वो इमर्ज करती रहती हैं। इस समय जो चलन है वो मोनोपर्क का ज़्यादा है। आपके लिए एक सबसे जो सिंपल सवाल आपके दिमाग में आता है कि अच्छा अब मैं कौन सा सोलर पावर प्लांट अपने घर पे लगाऊं, तो इसके लिए आपको जानना होगा कि कौन कौन से टाइप के सोलर पावर प्लांट्स होते हैं। तो 3 टाइप के मेनली होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ऑन ग्रिड सिस्टम की पहले बात कर लेते हैं। सामने आपकी डायग्राम है, आप देख सकते हैं इसमें कोई बैटरी नहीं लगी है। क्या क्या लगा हुआ है? सोलर मॉड्यूल्स, सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है, एक आपको मीटर दिख रहा है, ये बाई डायरेक्शनल मीटर होता है या इसको नेट मीटर भी बोलते हैं। यूटिलिटी ग्रिड से कनेक्टेड है, प्लस आपका लोड कनेक्टेड है, घर में जो भी अप्लायंसेज है वो कनेक्टेड है। तो यहाँ पर कैसे वर्क करता है ये, यहाँ पर सोलर जो है इसने सूरज से किरणें रिसीव करी, उसके बाद जनरेशन हुआ, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। जो एनर्जी मिलती है, जो करंट मिलती है वो डायरेक्ट करंट मिलती है DC। और जो हमारे घरों में यूज़ होते अप्लायंसेज यूज़ करते हैं प्लस जो ग्रिड से आ रही होती है वो होती है AC। तो DC को AC में चेंज करने के लिए हमको एक इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ी, तो हमने लगा लिया एक इन्वर्टर। इसके बाद इसका काम ये होता है इस सिस्टम का कि इसमें जिस समय धूप मिल रही होती है सोलर पैनल्स को, उस समय आपका सिस्टम जनरेट करके देगा आपको इलेक्ट्रिसिटी। और अगर मान लीजिए आपका यूसेज है 10 यूनिट का और आपका सोलर पावर सिस्टम आपको 8 यूनिट जनरेट करके दे रहा है, तो फिर बची हुई 2 यूनिट जो है वो आप ग्रिड से लेकर अपना लोड चला सकते हैं। आपका लोड जो है वो कट नहीं होगा, आपका सिस्टम कभी कट नहीं होगा। और वाइसे वर्सा अगर आप 10 किलोवाट 10 यूनिट जनरेट कर रहे हैं अपने सोलर पावर से और यूज़ आप 8 ही यूनिट का कर रहे हैं, तो बची हुई यूनिट जो है वो ग्रिड में जाके आपका सेव हो जाएगी। और यही सिलसिला जो है वो पूरे मंथ चलेगा। जो एंड में आपका
मंथली बिल आएगा वो नेट मीटर, मतलब मीटर जो नेट कैलकुलेशन करके आपको देगा कि इतना आपने फीड किया था, इतना आपने यूज़ किया था। तो नेट जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपका होगा जो मीटर शो करेगा, वही आपको उसका ही सिर्फ बिल देना होगा। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि आपका बिजली का बिल बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हम घरों में जो भी कनेक्शन लेते हैं वो अपने लोड के हिसाब से ही लेते हैं। तो उतने का अगर आप सोलर पावर प्लांट लगा लोगे तो कम से कम ही आपको ग्रिड से लेना पड़ता है। कभी-कभी तो ऐसा भी हो सकता है आप कहीं बाहर चले गए या आपका दिन में इतना यूज़ नहीं होता है, बस प्रोड्यूस ही हो रहा है, सिर्फ रात में ही यूज़ होता है, तो वो बैलेंस ऐसा बन जाता है कि आपका बिल जो है वो बहुत कम आने लगता है, क्योंकि आप सोलर से काफ़ी यूनिट्स प्रोड्यूस करने लग जाते हैं और ग्रिड में देने लग जाते हैं, फीड करने लग जाते हैं और यूज़ करने लग जाते हैं। तो इसका एक ही लिमिटेशन है कि जिस समय, अच्छा इस फिगर में आप देख लीजिए, जिस समय दिन है उस समय मीटर जो है एक डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी कि उल्टे डायरेक्शन में घूम रहा है, आप फीड कर रहे हो ग्रिड को। रात में जिस समय रेडिएशन नहीं मिल रही है उस समय मीटर उल्टी दिशा में घूमने लगता है। तो ये अल्टीमेटली जाकर एक जगह पे मंथ के एंड में वहाँ पर एक रीडिंग दिखाएगा जो कि नेट होगा, डिफरेंस ऑफ यूनिट्स आपके यूसेज का वो दिखाएगा। इसकी लिमिटेशन के बारे में मैं बात कर रही थी। लिमिटेशन सिर्फ ये होती है कि जो इसका सोलर इन्वर्टर होता है इसमें एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन होता है, जिसके तहत जिस समय आपका ग्रिड जो है उससे पावर कट हो जाएगा उस समय सोलर भी इन्वर्टर जो है वो सोलर के सिस्टम को भी, इस साइड को भी आपका डिस्कनेक्ट कर देगा। वो सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए और जो भी इलेक्ट्रीशियन वगैरह वर्क कर रहे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए होता है, क्योंकि ग्रिड में अगर आप पावर फीड कर रहे हो तो कोई अगर काम कर रहा है उस पर तो उसको शॉक लग सकता है, और प्रोटेक्शन, सिस्टम प्रोटेक्शन और ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए ये फीचर जो है वो इसमें इनबिल्ट रहता है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है, इसलिए जो सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम्स हैं वो उस जगह पे लगाया जाता है जहाँ पर कम से कम 23-24 घंटे की बिजली की सप्लाई हो, और एक आध घंटे अगर आप सोलर के बिना पावर के बिना अगर आप रह सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको उस 1 घंटे के लिए पावर चाहिए तो नॉर्मली जो छोटे सिस्टम हमारे घर में इन्वर्टर बैकअप सिस्टम होता ही है उसको आप चला लें, उससे यूज़ कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गई ऑन ग्रिड सिस्टम्स की बात। ऑफ ग्रिड सिस्टम्स में बैटरी लगती है, उसमें बैटरी नहीं लगती थी, ऑफ ग्रिड सिस्टम में बैटरी लगती है। सामने आपके एक डायग्राम दिख रहा है, फिगर दिख रहा है। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? पहला आपका सोलर मॉड्यूल्स, इसके बाद आपका सोलर इन्वर्टर, उसके बाद आपकी हो गई बैटरी, और इसके बाद हो गया आपका ग्रिड जो कि ऑप्शनल है। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में सोलर मॉड्यूल जो हैं वो बैटरी को चार्ज करते हैं, प्लस दिन में आपका बैटरी भी चार्ज होगा, लोड भी चलेगा। रात के समय में अगर आपने ग्रिड से कनेक्शन पहले से ले रखा है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वायरिंग वगैरह हो ही रखी है, आप सोलर पैनल्स भी अपने घर पे इंस्टॉल करवा लीजिए और बैटरीज लगवा लीजिए। बैटरी आपकी सोलर से भी चार्ज होगी और जब ज़रूरत पड़ेगा तब आपकी ग्रिड से भी चार्ज होगी, और इस तरीके से आपका जो लोड है घर का वो ग्रिड से या बैटरी से, दोनों की हेल्प से चलता रहेगा। तो ये हो गया ऑफ ग्रिड सिस्टम। अब इन दोनों में अंतर क्या है ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड में? देखिए इसमें कोई नेट मीटरिंग सिस्टम नहीं है, कोई फीड करने का कोई सिस्टम नहीं है। आप जो पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आप खुद बैटरी चार्ज करके अपना यूज़ कर रहे हैं, इसमें कोई फीडिंग का सिस्टम नहीं है, बाई डायरेक्शनल मीटर का कोई सिस्टम नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली। और अगर ग्रिड कनेक्टिविटी है तो फिर इसमें एसपीजी एल्गोरिदम इनबिल्ट होता है इन्वर्टर में, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इसमें प्रायोरिटी होती है कि जिस समय सोलर अवेलेबल होगा उस समय आपका लोड जो है वो प्रायोरिटी सोलर को देगा, और उसके बाद बैटरी को शेयर करेगा। और जिस समय डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज बैटरी की 70% होगी, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज मतलब आप एक बैटरी को कितने परसेंटेज तक उसका यूज़ कर सकते हैं। फुल बैटरी कभी भी यूज़ नहीं करी जाती है, फुल परसेंटेज उसकी चार्जिंग का नहीं यूज़ किया जाता है। जितना यूज़ करना अलाउड होता है उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। तो 70% अगर डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज आपकी बैटरी अचीव कर चुकी है तो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वो स्विच कर जाएगा और आपकी प्रायोरिटी जो है बैटरी चार्जिंग हो जाएगी। बैटरी पहले चार्ज होगी, उसके बाद आपका लोड वगैरह चलेगा। तो इसमें मैनुअली भी फीचर होते हैं, आप जिसको चाहे वैसी सेटिंग लगा के भी अपना सेट कर सकते हैं कि मुझे सोलर को प्रायोरिटी देनी है या ग्रिड को देनी है या बैटरी को देनी है। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है। अब ये जो है जहाँ पर बिजली जो है नहीं 23-24 घंटे आ रही है वहाँ पर यूज़ हो सकता है, गाँव वगैरह में या कहीं रिमोट एरियाज़ में भी ये सिस्टम यूज़ हो सकता है जहाँ पर एटलीस्ट बिजली का कनेक्शन है। और जहाँ पर
बिजली का बिल्कुल कनेक्शन नहीं है, मेन ग्रिड से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, तो वहाँ पे कोई बात नहीं, आप सोलर मॉड्यूल्स लगाइए, उससे बैटरी चार्ज करिए, उससे अपना लोड चलाइए। इनको बोलते हैं स्टैंड अलोन सिस्टम, यानी कि सोलर सिर्फ अपने पैर पे खड़ा है, उसको किसी ग्रिड की या किसी और सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, इसको बोलते हैं स्टैंड अलोन सिस्टम। कोई ग्रिड नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सोलर से जनरेट करिए, बैटरी चार्ज करिए और अपना लोड चलाइए। तो इसका ये एडवांटेज है कि जिस समय पावर कट होती है उस समय भी आपका सोलर का कट नहीं होगा, उस समय आपका सोलर जो है वो चलता रहेगा, सोलर से आपका लोड चलता रहेगा। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड का मतलब एक से ज़्यादा सोर्स का अगर हम यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम को चलाने के लिए, अपने लोड को चलाने के लिए, तो वो हो गया हाइब्रिड सिस्टम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोलर मॉड्यूल्स भी हैं और बैटरी भी लगी है और आपने एक जनरेटर भी लगा लिया या कोई विंड पावर सिस्टम भी लगा लिया, तो ग्रिड और सोलर के अलावा अगर आपने और भी चीज़ें बैकअप के लिए लगा ली, तो फिर इसको बोलते हैं हाइब्रिड सिस्टम। अच्छा, एक चीज़ बतानी रह गई थी कि जो कभी-कभी हम जैसे मैंने अभी आपको पिछले उसमें बताया कि इस तरीके का जो सिस्टम होता है, इसमें ग्रिड का भी कनेक्शन होता है, तो इसको कभी-कभी ऑफ ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम्स भी बोल देते हैं, और जिसमें ग्रिड का कनेक्शन बिल्कुल नहीं होता, उसको ऑफ ग्रिड्स या स्टैंड अलोन सिस्टम्स बोलते हैं। तो अलग-अलग चीज़ों अलग-अलग वर्ड का इस्तेमाल होता है, तो आप इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अब आगे हम बात करते हैं बैटरी लेस इन्वर्टर्स की। तो ये नया ट्रेंड है, मार्केट में आया हुआ है। बिना, अगर आप चाहते हैं कि सोलर से सिर्फ मैं जनरेट करूं और दिन दिन में अपना लोड चलाऊं, जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर बैटरी आप नहीं रखना चाहते हैं और ग्रिड का कनेक्शन भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि वहाँ पावर कट हो रहा है, तो बैटरी लेस इन्वर्टर्स जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें क्या है, आप देख सकते हैं फिगर में सोलर पैनल्स हैं, बैटरी लेस सोलर यूनिट है, ये मैनेजमेंट यूनिट लगा दी, और ग्रिड से कनेक्शन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे फीचर्स इसमें मौजूद होते हैं कि आप ग्रिड को प्रायोरिटी दे सकते हो, सोलर को प्रायोरिटी दे सकते हो, अपना लोड जिस तरीके से चाहो इस तरीके से चला सकते हैं। तो ग्रिड से नहीं भी कनेक्शन हो तो भी, सिर्फ बैटरी ना हो, ग्रिड ना हो, तो भी आपका सोलर पैनल जो है दिन दिन में आपका लोड चला के देगा। तो ये भी मार्केट में एक नया इमर्जिंग ट्रेंड हो रखा है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और हमने ये सारी चीज़ें सीख ली। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी एक नई जानकारी के साथ और नई क्लास के साथ। तो थैंक यू सो मच।